Good morning, students of class 9th. My name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School, Pratapgarh. The subject is social science, and in this class we are going to continue the first chapter, French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन विषय अपने अंतिम चरम पर है, ये ख़त्म होने की कगार पर है। लास्ट टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर कुछ डेफिनेशंस है वो भी हमें देखनी है। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, कि एज ए फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको रिजल्ट क्या क्या मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फ्रांस वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट का जो प्रिविलेज था, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले क्या था कि जितना भी प्रिविलेज मतलब जितना भी टैक्स मिलता था वो किससे मिलता था? थर्ड स्टेट से। फर्स्ट और सेकंड को टैक्स देना होता नहीं था, ऑल्दो वो टैक्स ले लेते थे, उनको देना नहीं था वहाँ पे टैक्स। तो वो जो प्रिविलेज था एज ए रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाता है और पावर किसके हाथ में आती है? थर्ड स्टेट के हाथ में। आपको याद होगा जैकोबिन्स मैंने आपको बताया था। तो जैकोबिन मेनली कौन थे? जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही थे। नेशनल असेंबली फॉर्म होता है, नेशनल कन्वेंशन फॉर्म होता है, फिर मैक्सिमिलियन द लेबेस्पियर आता है। तो ये सारे कौन हैं? ये थर्ड स्टेट के लोग ही थे। बाद में फिर डायरेक्टरी हो जाती है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आता है, लेकिन उस टाइम तक तो पावर किसके हाथ में थी? थर्ड स्टेट के हाथ में थी। हैंस बेनिफिटेड द मोस्ट, इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका मिलता है? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको मिलता है। अब अगर फ़ायदा इनको मिल रहा है तो नुकसान किसका हुआ होगा? फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रिविलेज था अब वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। सेकंड है द इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लोगों पर, जो बाकी देशों के जो लोग थे उन्होंने क्या करा? जो आइडिया ऑफ लिबर्टी जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, डेमोक्रेटिक राइट्स, आपको जो लोकतांत्रिक अधिकार मिलते हैं, ये स्प्रेड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रांस से होते हैं। और एक कहाँ से होते हैं? अमेरिका से होते हैं। क्योंकि ये जो दोनों रेवोल्यूशन हैं लगभग एक साथ ही चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली अमेरिकन रेवोल्यूशन थोड़ा पहले होता है, लेकिन जो आइडियाज़ है स्प्रेड दोनों से लगभग साथ में होते हैं। फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी जो नीतियाँ थी, लोगों ने देखा कि जब फ्रांस में हटाई जा सकती है तो अदर कंट्रीज़ में क्यों नहीं हटाई जा सकती? तो लोगों ने क्या करा? अपने आगे जो फ्यूडल सिस्टम था उसको जबरन हटवा दिया। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवादी नीतियाँ, जो मंत्रिमंडल आपके ऊपर होता है उनको ज़बरदस्ती टैक्स देना पड़ता था। ज़मींदार वगैरह का जो सिस्टम था उन सबको क्या करा? अबोलिश कर दिया गया। कॉलोनियल कंट्रीज टुक इंस्पिरेशन। कॉलोनियल कंट्रीज मतलब होता है कि जिस कंट्री का रूलिंग होता है उसके लिए कॉलोनीज बन जाती है। जैसे मान लो कि द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग टू अस ना, द ब्रिटिशर्स रूल टू इंडिया, सो इंडिया वाज द कॉलोनियल कंट्रीज टू ब्रिटिश। ब्रिटिश के लिए कॉलोनियल कंट्रीज क्या होगी? इंडिया होगी, क्योंकि इंडिया पर रूल कर रहे कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो इन कॉलोनियल कंट्रीज ने क्या करा? इंस्पिरेशन लिया। इंस्पिरेशन किस चीज़ का लिया? रेवोल्यूशन का। जो आइडियाज़ मिलते थे, जैसे लिबर्टी का मैंने अभी आपको बताया, डेमोक्रेटिक राइट्स का, इन सब इंस्पिरेशन को कौन लेता है? जो कॉलोनीज़ थी फ्रांस की और जो अदर कॉलोनीज़ थी वो। दो मेनली आपको नाम याद रखने हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़। आइडियाज़ कौन से वाले? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स स्प्रेड करने का इंडिया में, अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हो तो किसको मिलेगा? टीपू सुल्तान को और राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। इसका ओरिजिन फ्रांस में होता है। और ये क्या क्या राइट्स है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सिक्योरिटी, लिबर्टी, डाइवोर्स, द प्रॉपर्टी एंड वोट। वोटिंग राइट्स तो आपको पता ही है कि इसके पहले थे नहीं, क्योंकि रिपब्लिक तो था नहीं, वोट किसको देंगे? राजा ही बैठा था वहाँ पर। तो बीइंग ए रिजल्ट आपको क्या मिलता है? राइट टू वोट मिलता है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए था? मेंस के लिए था। 1946 में जाके विमेन को मिलता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे अगर आप इंडिया में अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो तो आप इजीली बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। लेकिन अगर आप चाइना में सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो, मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है कि अगर आप चाइना में, अगर आपकी जो गवर्नमेंट है, CPC वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ कुछ बोलते हो तो आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको डिटेन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये वहाँ पर नहीं है, इंडिया में है। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप जो जर्नलिज्म है उसकी सिक्योरिटी आपको कौन देता है? डेमोक्रेटिक राइट में आपको मिलती है। और जो भी जैसे राइट टू डिवोर्स हो गया, राइट टू डिवोर्स मैन को तो था, क्योंकि ऑब्वियस मैन जो चाहेगा वो कर सकता है, लेकिन वुमेन को नहीं था। लेकिन ये पावर आप कौन देता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है, अब ये पावर किसको देता है? मैन एंड वुमेन दोनों को देता है। सिर्फ डाइवोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वोट की बात नहीं कर रहा। ठीक है।
फोर्थ है आपके पास द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलाम प्रथा, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, अदर को क्या करती है, स्लेव्स बना के रखती है, दास बना के रखती है, गुलाम बना के रखती है। जैसे मान लो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे, इंडिया में भी तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को दास बना के रखा था, है ना। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि जो फ्रांस की जो कॉलोनीज है कैरिबिया में, कैरिबिया मतलब वेस्ट इंडीज़ के आसपास का जो रीजन होता है, जो अटलांटिक ओशन में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बीच का जो रीजन है, उसको क्या बोलते हैं, कैरिबिया बोलते हैं। और वहाँ पे जो दो तीन जगह है, मार्टिनिक, गुडेलोप और सैन डोमिंगो, यहाँ से क्या होता था, जो टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, इन सब को क्या करते थे, सप्लाई करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो यूरोपियन लोग थे वो यहाँ पे काम करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनफेमिलियर कंडीशन था उनके लिए। इस वजह से क्या होता था कि जो अदर जो स्लेव्स थे, अब यहाँ पर जैसे अगर आप मज़दूर की ज़रूरत तो पड़ेगी, यूरोपियन लोग तो आ नहीं रहे, तो अब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती है। जैसे शॉर्टेज ऑफ लेबर होती है तो एक ट्रायंगल स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाता है अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। क्यों? क्योंकि यूरोप में सारे स्लेव्स कहाँ से आते थे, या तो अफ्रीका से आएंगे, अफ्रीका आएंगे, अमेरिका से आएंगे। क्योंकि अमेरिका पर राज उस टाइम कौन करता था, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश यूरोप में काउंट होगा, ठीक है। अभी जो स्लेव प्रथा थी ये 1794 को एंड होती है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल कन्वेंशन बनता है वो अपने लॉ में फ्री कर देता है किसको, स्लेवरी को। लेकिन 10 साल बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट आता है ये इसको वापस स्टार्ट कर देता है, और फाइनली 1848 को ये स्लेवरी जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस और बाकी है, और कुछ डेफिनेशंस है जो आपको देखना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट में जो चैप्टर है ये वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और अगर आप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।